हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MAD2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां इग्नू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में आज हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका एग्जाम 2 घंटे का आता है, जो मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सतत विकास क्या है? सतत विकास के उद्देश्यों को उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, सतत विकास की अवधारणा 1960 में विकसित हुई, जब लोग पर्यावरण पर औद्योगिकरण के हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। आधुनिक समय में ये एक बहुचर्चित अवधारणा बन चुकी है। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसे पृथ्वी की क्षमताओं पर विचार करके विकास की चर्चा की जाती है। तो ये औद्योगिकरण यानी जो पर्यावरण पर औद्योगिकरण के जो प्रभाव पड़े थे, उसके बाद ये सतत विकास की अवधारणा 1960 में विकसित हुई। सतत विकास का हमारा अभिप्राय उस विकास से है जब हम प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनके इस्तेमाल करने से आज हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और उन प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सके। उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मतलब नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास करना और उन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। सतत विकास का पहला उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना। जो हम प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल और पर्यावरण, जीव जंतु, ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक जो संसाधन है उनके दोहन को रोकना, उनको नष्ट करने से रोकना, ताकि आने वाले पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा है संसाधनों का सतत विकास के लिए इस्तेमाल करना। संसाधनों को इस तरह से इसका इस्तेमाल करना ताकि सतत तरीके से हमारा विकास भी हो जाए और वो संसाधनों को नुकसान भी ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ भी मिल सके। संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। चौथा है इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग व व्यर्थ उपभोग पर पाबंदी लगाना। फिफ्थ है ऐसी नई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीक की खोज करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। सिक्स है वैश्विक स्तर पर ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जो गरीब देश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। ये सभी सतत विकास के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन का बी, समाज के सतत विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जी, समाज के सतत विकास पर औद्योगिकरण और शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत इंग्लैंड में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने एक नई उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया, वे थी कारखाना प्रणाली। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कारखाने प्रणाली को बढ़ावा मिला। जल्द ही यूरोप के देशों में भी औद्योगिकरण आरंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन में परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके सामाजिक कारणों व गंभीर सामाजिक प्रभाव के कारण ये एक सामाजिक क्रांति बन गई। और इस औद्योगिकरण में हमने बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया और हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, ताकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए हमने जंगलों में वनों को साफ करके इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी। और औद्योगिकरण के कारण जो दूषित वायु और दूषित जल है वो नदियों में गया, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण के क्या है, पहला औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ा, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करके बड़े बड़े हाईवे बनाए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की। दूसरा है औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में दोहन भी हुआ। तीसरा, औद्योगिकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में मशीनी उपकरणों तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग भी बढ़ा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमने औद्योगिकरण के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों का उपकरणों का इस्तेमाल किया और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करा, जिससे हमारे जनजीवन पर कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण को बढ़ावा मिला, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकला हुआ जहरीला पानी हमने समुद्र और नदियों में तक पहुंचाया, जिससे वहाँ के जीव जंतु नष्ट हुए, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं शहरीकरण। ये तो औद्योगिकरण था। शहरीकरण, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण का एक अन्य प्रभाव शहरीकरण भी था। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण का विस्तार हुआ, क्योंकि शहर बसने लग गए, क्योंकि लोग काम करने आने लगे। शहरी औद्योगिकरण में नौकरियों की तलाश में आए, जिससे शहर की स्थापना हुई।
शहरों तथा औद्योगिकरण के विस्तार से एक तरफ कृषि तथा जंग संसाधनों की क्षति हुई, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि हुई, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, तो हमने लोगों को बसाने के लिए वन जंगलों को साफ करके उनको वहां बसाया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित करी। दूसरी तरफ शहर की भांति तीव्र व अप्रबंधनीय प्रवासन होता है। पहला है, शहरीकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे मूल सुविधाओं पर दबाव पड़ा, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी पैदा हुई, क्योंकि शहरीकरण से अधिक जनसंख्या आने से जो हमारी मौलिक सुविधाएं वो कम हो गई और हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ा। सेकंड है, शहरीकरण के कारण शहरों में कूड़े तथा औद्योगिक कचरे के ढेर में वृद्धि हुई। थर्ड है, शहरीकरण के कारण प्रदूषण को भी बढ़ावा मिला। फोर्थ है, शहरीकरण के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ, नदियां भी प्रदूषित हुई, जिससे जल प्रणालियों के जीवन का पर कुप्रभाव पड़ा। जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर भी कुप्रभाव पड़ा और उनकी भी बहुत मृत्यु हुई। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रहण क्षमता को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता किस प्रकार खतरे में है, इसके बारे में उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा विस्तार से बताइए। बेटा, ग्रहण क्षमता क्या होती है? ग्रहण क्षमता मतलब होता है पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना। ग्रहण क्षमता से हमारे प्राय पृथ्वी की मनुष्य को अनिश्चित काल तक सतत रखने की धारणा क्षमता से है। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का वितरण असमान है। मनुष्य जंगलों को नष्ट करके, नदियों को दूषित करके पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को प्रभावित कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि संसाधनों का उपयोग ऐसी पद्धति से करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और हमें जल जंगल पर्यावरण को और नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी पृथ्वी की जो क्षमता है वो बेकार हो। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को बनाए रखना यह आज हमारा कर्तव्य है। मनुष्य ने संसाधनों के अतिदोहन के कारण पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। ग्रहण क्षमता को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता का खतरा क्या है? पहला, भरण पोषण में कमी। हम पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए हम प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और कृषि को अंधाधुंध प्रयोग करके हम भरण पोषण में कमी कर रहे हैं। ग्रहण क्षमता के कारण मानवीय स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। थर्ड, वैश्विक ताप में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी आपदाएं पृथ्वी पर आई हैं। मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ग्रहण क्षमता को खतरा पहुंचा है। नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता को कम करने से सतत विकास कैसे बढ़ सकता है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। जी, लैंगिक असमानता को कम करना यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सतत विकास कैसे प्रभावित है? लैंगिक समानता प्राप्त करना सतत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है, क्योंकि ये एक मानव अधिकार है और सतत विकास के लिए एक आवश्यक शर्त दोनों है। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है तो वे अपने परिवार, समुदाय और पर्यावरण में निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंटों के द्वारा हम लैंगिक असमानता को कम करने में सतत विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी लैंगिक समानता में सतत विकास कैसे प्रभावित होता है। इसका पहला पॉइंट है, सतत विकास बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने से गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि वे अपने परिवारों और समुदायों में निवेश करने की अधिक संभावना रखती है। सेकंड पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और लिंग आधारित हिंसा को कम करने के लिए लैंगिक समानता हासिल करना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है, लैंगिक समानता स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की अधिक संभावना होती है। फोर्थ पॉइंट है, महिलाओं को सशक्त बनाने से आर्थिक विकास हो सकता है, क्योंकि उनके कार्यबल में भाग लेने और व्यवसाय शुरू करने की अधिक संभावना होगी। फिफ्थ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शैक्षिक परिणामों में सुधार हो सकता है। तो ये हमारा लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, सतत विकास के अध्ययन के लिए बहुआयामी उपागमों से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण अच्छे तथा सतत विकास का अध्ययन करने के लिए किन्हीं 5 सिद्धांत दृष्टिकोण को समझाइए। तो यहाँ बहुआयामी उपागम होता क्या है सतत विकास में? सतत विकास के अध्ययन में बहुआयामी उपागम एक महत्वपूर्ण उपागमों में से एक है। बहुआयामी उपागम का संबंध
पर्यावरण तथा विकास मुद्दों से है। बहुआयामी उपागम सभी क्षेत्रों में विकास मुद्दों को खोजना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह उपागम पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण मानता है। बहुआयामी उपागम स्तर स्थानांतर तंत्र को नीति निर्धारण मानता है, जिससे पर्यावरण प्रभाव का प्रतिबंध लगे। जो हम पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगे तथा किसी भी सामाजिक आर्थिक संकट को रोकने के लिए उपाय का पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसे बहुआयामी उपागम माना जाता है। इस प्रकार पर्यावरणीय अच्छे तथा सतत विकास का अध्ययन करने के लिए 5 संबंधित दृष्टिकोण निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक ताल रेखा का अध्ययन करना। यह उपागम ऐसी भूमि के लिए हरित विकास की मांग करता है जिसे विकास के लिए नष्ट कर दिया गया है। जो विकास के नाम पर हमने जो भूमि को नष्ट करा है उसे वापस उपजाऊ बनाना, उसमें हरित विकास को बढ़ावा देना, इस सिद्धांत की मांग है। दूसरा है निगमित पर्यावरण उत्तरदायित्व। ये निगमित साझेदारी में पर्यावरण जागरूकता का प्रदर्शन करना है और पर्यावरण संबंधी लोगों को जागरूकता उत्पन्न करना इस सिद्धांत का कर्तव्य है। तीसरा है गांधीवादी ग्राम स्वराज्य। इसका प्रचार महात्मा गांधी जी ने किया था। यह उपागम पर्यावरण प्रबंधन तथा स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों द्वारा प्रकृति के परीक्षण के पक्ष में है। चौथा है सतर्कता सिद्धांत। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी, शहरी पर्यावरण नवीनीकरण, प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन आकलन तथा भूमि प्रबंधन से है। पांचवा है पारिस्थितिकी नारीवाद। यह उपागम मानता है कि पितृतंत्रीय संरचना व नारियों की दुर्दशा प्रकृति के प्रति कथित मानव की हित उपागमों का परिणाम है। इस पितृतंत्रीय संरचना ने नारियों को पिछाड़ कर रख दिया है, इसलिए इसमें समानता लाना पारिस्थितिकी नारीवाद का लक्ष्य है। अब बात करेंगे गरीबी, पर्यावरण तथा सतत विकास के बीच एक निश्चित संबंध है। विस्तार से समझाइए जी। गरीबी, पर्यावरण और सतत विकास के बीच संबंध बताना है। तो हम बात करते हैं गरीबी और सतत विकास। सतत विकास का सर्वप्रथम लक्ष्य समाज से गरीबी को खत्म करना है, क्योंकि सतत विकास जो है ये समाज से गरीबी और समाज में बहुत सारी जो नकारात्मक प्रभाव है उसको खत्म करना सतत विकास का लक्ष्य है। रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कमी, जो रोजगार कम हो चुके हैं उन रोजगार को बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के भेदभाव को दूर करना, यह सतत विकास का लक्ष्य है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का मुख्य लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है, इसलिए गरीबी और सतत विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है गरीबी और पर्यावरण। गरीब लोग भोजन, पानी, ईंधन और पारंपरिक दवाओं के लिए पर्यावरण पर अधिक निर्भर है, क्योंकि पानी भी हमें चाहिए पर्यावरण पे, ईंधन भी चाहिए और पारंपरिक दवाइयाँ भी हमें पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। साथ ही वे कृषि, वानिकी या मत्स्य पालन के माध्यम से अपनी आय भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नौकरियां, रोजगार इनसे मिलता है, मत्स्य उत्पादन से। गरीब लोग बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए गरीबी और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तीसरा है हमारा पर्यावरण और सतत विकास। जब वर्तमान में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि आज की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और इन संसाधनों और पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके, ताकि वे इनका इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं के लिए कर सके, ये पर्यावरण और सतत विकास का भी संबंध है। तो इसलिए गरीबी, पर्यावरण से सतत विकास जो तीनों शब्द हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की, सतत आर्थिक विकास की चुनौतियां क्या है। नवोन्मेषी तरीकों से इन चुनौतियों पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है। सतत आर्थिक विकास की चुनौतियां, पहला है जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण। सतत आर्थिक विकास जो है जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण के कारण पिछड़ता जा रहा है। सतत आर्थिक विकास के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण। दूसरी सबसे बड़ी सतत आर्थिक विकास की चुनौती गरीबी और सामाजिक असमानता। समाज में बढ़ रही गरीबी और सामाजिक असमानता के कारण सतत आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। सतत आर्थिक विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी और सामाजिक असमानता की है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और इसके परिणाम भी सतत आर्थिक विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और चौथा है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय गिरावट भी सतत आर्थिक विकास की चुनौती है। इन चुनौतियों को दूर करने के उपाय, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना चाहिए ताकि हम सतत आर्थिक विकास को बढ़ा सके। सेकंड है लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाना चाहिए।
सतत विकास के अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए ताकि हम सतत आर्थिक विकास कर सकें, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम सतत आर्थिक विकास को बढ़ा सकें, यानी इन चुनौतियों को दूर करने के उपाय। अब बात करते हैं हम उपयुक्त तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की व्याख्या कीजिए। वैकल्पिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार से प्रकृति के साथ समरसता बना के रहने में सहायता करता है? उचित उदाहरणों की सहायता से अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखते हैं उपयुक्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी होता क्या है। पश्चिम के देशों में औद्योगिकरण के दौरान जिन नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया उनसे वे विकास की ओर तो अग्रसर हुए, परंतु वे सब पूंजी साधन और संसाधन सघन थी। यानी इनसे हमने इस नवीन प्रौद्योगिकी की वजह से पूंजी को बढ़ाया और हमने संसाधनों का दोहन तो किया, जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्दयपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया और इनको नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। आज ऐसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है जो बिना विनाश करे विकास कर सके। उपयुक्त प्रौद्योगिकी ऐसी ही प्रौद्योगिकी का विकल्प है। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ जीने का प्रयास है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी वे प्रौद्योगिकी होती है जो हम, जैसे कि हम पेट्रोल से हम गाड़ी तो चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, लेकिन उससे हम प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। परंतु पेट्रोल की जगह पर अगर हम सीएनजी को अपनाएं, इससे हमारी आवश्यकता भी पूरी होगी और हमारे जो प्राकृतिक पेट्रोलियम है वो आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी होती है उसे हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी कहते हैं। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना जरूरी है। पहले, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जो प्राकृतिक और मानव संसाधन है उनका जो उपयोग है सर्वोत्तम और सही तरीके से होना चाहिए ताकि इनको हम नुकसान न पहुंचाए। जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। लोगों के जीवन जीने के जो गुणवत्ता है उसमें सुधार। थर्ड है, आय वितरण में अधिक समानता होनी चाहिए। राजनीतिक विकास व स्थिरता को प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा, पर्यावरण समस्या को सुलझाने या उनकी उपेक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी जो परिस्थितियां ये उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के लिए मानी जाती है। अब बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन, कृषि में सतत उपज के तरीकों की व्याख्या कीजिए, इनको उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कृषि में सतत उपज के तरीकों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, पौधों की उपज के तरीके। जी, अगर हमें कृषि को सतत उपज यानी सक्षम कृषि बनाना है और हमें सतत विकास करना है और कृषि को नुकसान पहुंचाए बिना अगर विकास करना है तो हमें निम्नलिखित तरीकों को अपनाना चाहिए। पहला है, पौधों की उपज के तरीके। सतत उपज के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक योजना को स्थल विज्ञान, मिट्टी के लक्षण, जलवायु, कीट कीटाणु, उपलब्ध स्थानीय निवेश तथा व्यक्तिगत किसान के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमें पौधों की उपज के लिए हमें विभिन्न योजनाएं और स्थल विज्ञान, मिट्टी के लक्षणों को ध्यान में रखकर, जलवायु को ध्यान में रखना, कीटनाशक की जो कीट कीटाणु जो दवाइयाँ उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरे तरीकों को अपनाना ही हम सतत उपज को बढ़ा सकते हैं। सेकंड है हमारा पशु उत्पादन के उपाय। हमें सतत उपज को बनाने के लिए फसल तथा पशुधन की संगठित क्रिया जैविक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होती है। कुछ आवश्यक बातें हैं जो पशुधन उत्पादकों को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे पशु चयन, हम कौन से पशु को पाल रहे हैं, किस जलवायु पाल रहे हैं, पशु का पोषण कैसे कर रहे हैं, पशु प्रजनन को बढ़ाना, पशु झुंड का स्वास्थ्य रखना, चराई प्रबंध का इस्तेमाल करना आदि, इन चीज़ों का ध्यान में रखकर हम पशु उत्पादन कर सकते हैं, जब भी हम सतत कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फिर है जल। जल ही जीवन है, इसका प्रयोग सही प्रकार से करना हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। इसलिए आवश्यक है कि नीति निर्माण तथा प्रबंधन दोनों स्तरों पर सूखा विरोधी कृषि व्यवस्था को सामान्य अवस्था में भी अपनाया जाए और जल को दूषित होने से बचाएं। फोर्थ है, खाद्य तथा कृषि नीति। सतत कृषि व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ तथा सामाजिक तथा आर्थिक समानता का समावेश है। इन सभी के लिए नई राष्ट्रीय नीति, राज्य द्वारा नीति, स्थानीय सरकार के द्वारा नीति को अपनाना चाहिए ताकि हम सतत कृषि को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है भूमि उपयोग। शहरीकरण की वृद्धि में जमीनों की कीमतों में भी अपार वृद्धि हुई है, जिससे कृषि भूमि का शहरीकरण होने से खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि हम शहरीकरण की वजह से हम बड़ी बड़ी भूमियों को नष्ट करते जा रहे हैं।
इसके लिए विकास की नई टेक्नोलॉजी, नई नई योजनाएं तथा व्यापक नीतियां बनाकर उत्कृष्ट भूमि का बचाव करना चाहिए और लोगों में कृषि संबंधी शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों की जनसंख्या वृद्धि को रोकनी चाहिए। इस तरह से हम सतत कृषि उपज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल तापन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाइए। जी, भूमंडल तापन मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय ताप का संबंध पृथ्वी के तापमान में औसतन वृद्धि से है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान हमारे कृषि और औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन होने आरंभ हो गए थे। औद्योगिक क्रांति से पूर्व वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में गैसों का उत्सर्जन होता था, किंतु जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलने एवं वनों के कटाव के कारण हम पर्यावरण में अनेक गैसों से प्रभावित हैं। अतः भूमंडल तापन के दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोकना चाहिए। जो आज हम एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसों का यूज़ करें जिससे हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक होनी चाहिए, जिससे हम भूमंडल तापन को कम कर सकते हैं। दूसरा है, वनों की अंधाधुंध कटाई के लिए सबसे सख्त कानून बनाना चाहिए। जब आज आपको पता ही है कि वनों की अंधाधुंध, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इन कटाई को रोकने के लिए सख्त कानूनों का निर्माण करना चाहिए ताकि वनों की अंधाधुंध कटाई रोक सके। और जब वनों की अंधाधुंध कटाई रोकेगी तो भूमंडल तापन में कमी आएगी। थर्ड है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक होनी चाहिए। बिजली के उपयोग को कम करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। पांचवें, जनसंख्या में वृद्धि को कम करना चाहिए, जिसकी वजह से भूमंडल तापन में कमी आएगी। तो ये हमने भूमंडल तापन के दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय पढ़े। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।